हेलो टू एवरीवन। सो अगेन आप सभी का वेलकम है आसान के इस चैनल पर। आज हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आज का अपना पहला टॉपिक रहेगा। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझना पड़ेगा। जैसा कि इसका नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कि एक स्थिर रहना, किसका? मास का। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में ना कोई एटम बनाया जा सकता है और ना कोई एटम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड हैज बैलेंस द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। इंग्लिश को अगर हटा करके हम बात करें तो सिंपल इसमें लिखा है कि रिएक्टेंट साइड और एक होती है आपकी प्रोडक्ट साइड। करेक्ट। तो रिएक्टेंट साइड पर जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के, इट मींस अगर रिएक्टेंट वाली साइड में आपके 4 एलिमेंट हैं और उनके नंबर ऑफ एटम्स है, वो आपके हमेशा ही इक्वल होंगे प्रोडक्ट वाली साइड के नंबर ऑफ एटम्स के। करेक्ट। ये इस सिंपल पूरे लॉ का यही मीनिंग है कि आपके नंबर ऑफ एटम किसी एक इलेक्ट्रॉन के रिएक्टेंट वाली साइड इक्वल रहेंगे प्रोडक्ट वाली साइड के। यही लॉ आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा रहा है। सिंपली इसकी मीनिंग यही है, सिंपल, कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल रहेंगे रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड बोथ। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट मींस टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मैंने आपसे कहा a प्लस बी, अगर मैं इसको कंबाइन करा करके लिख दूं a प्लस ए इंटू बी, इट मींस जब मैंने ये एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड, तो ये बन जाएगा ए बी। इट मींस इन दोनों रिएक्टेंट ने आपस में कॉम्बिनेशन कर करके एक प्रोडक्ट बना डाला जिसका नाम है ए बी। करेक्ट। तो ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये हमको बता रही है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि इस ए बी का जो टोटल मास होगा, द मास ऑफ ए बी इन ए केमिकल रिएक्शन के अंदर इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब कि वो किसके इक्वल होगा, इसके मास के। वो मास ऑफ रिएक्टेंट के ऑलवेज इक्वल रहेगा। करेक्ट। ये डेफिनेशन हमको क्या बता रही है, द मास ऑफ reactant is equal to the mass of product। अगर इक्वेशन के इस वाली साइड में रिएक्टेंट है और इस वाली साइड आपका प्रोडक्ट, तो इसका मास और इसका मास हमेशा ही इक्वल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल है आपका Zn प्लस HCl implies to ZnCl2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो समझिए। लॉ को समझ करके आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। अगर आपको बैलेंस करना समझना है देन यू हैव टू कैलकुलेट, और आपको समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा इधर Zn एक एलिमेंट, तो मैंने लिख दिया Zn। H दूसरा एलिमेंट, मैंने लिख दिया H। Cl क्लोरीन तीसरा एलिमेंट, मैंने लिख दिया Cl। करेक्ट। इधर मैंने कर दिया रिएक्टेंट वाली साइड और इधर मैंने कर दिया आपका प्रोडक्ट वाली साइड। करेक्ट। अब देखिए, मैंने कहा रिएक्टेंट वाली साइड में Zn कितना है, 1, H कितना है, 1, Cl कितना है, 1। करेक्ट। प्रोडक्ट वाली साइड में Zn कितना है, 1, Cl कितना है, Cl है आपका 2, और H2 कितना है, वो भी है आपका 2। इट मींस HCl यहां पर मुझे कितने चाहिए, 2। अगर मैं इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे इक्वल हो जाएंगे दोनों आपस में। तो इट मींस अगर इधर में HCl को के आगे 2 लगा दूं
तो यहाँ पे आपके 2 H हो गए और 2 Cl हो गए। तो आपस में ये अब हम आफ्टर प्रोडक्ट करने के बाद, आफ्टर रिएक्शन होने के बाद जो रिएक्टेंट होंगे वो Zn भी आपके 2 होंगे और H भी आपके इधर 2 होंगे और क्लोरीन भी आपके 2 होंगे। सेम एज विद इधर, इधर भी अगर हम देखें तो इधर देखिए Zn आपका 1 है, क्लोरीन भी आपका 2 है और H2 भी आपका 2 है। दूसरी CaCO3, ये एक सेकंड एग्जांपल है, H3PO4 प्लस दिस implies Ca3PO4 प्लस 2 प्लस H2CO3। ये एक एग्जाम्पल है और ये है आपका होमवर्क। सो इस वाले एग्जाम्पल को आप ट्राई करके देखें, सॉल्यूशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग अस।